Jai Hind, everyone. I welcome you all to the Daily Class YouTube channel. So, I welcome you all to the Wings and Take Off English series as well. मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपकी कंप्लीट इंग्लिश जो है उसके लिए हम यहाँ पर तैयारी करने वाले हैं फॉर योर एफ कैट 1 2026। और उसी में ऑलरेडी मैंने दो वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, दैट इज़ एरर और दूसरा था 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी का। तो आप वो भी देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके कॉम्प्रहेंशन की। देखिए, कॉम्प्रहेंशन के लिए ऑलरेडी मैंने काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज किया हुआ है इसी चैनल पर, और आपको मैंने बताया है पहले ही एक वीडियो में मैंने आपको बताया था हाउ टू रीड, राइट। और हाउ टू रीड बताया था कि कैसे आपको एक्चुअली पढ़ना चाहिए। एक वीडियो में मैंने आपको स्टोरी फॉर्मेट में चीज़ें बताने की कोशिश करी थी, क्योंकि जो कॉम्प्रहेंशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कॉम्प्रहेंशन की तैयारी करते हो, यहाँ पर आप केवल कॉम्प्रहेंशन ही नहीं, ये वाले मार्क्स जो आप हैं वो तो सिक्योर कर ही रहे हो, साथ में अदर सेक्शंस की भी प्रिपरेशन कर रहे होते हो। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इस वीडियो में हम आपके जो पीवाईक्यूज हैं वो सॉल्व करेंगे। आपको कॉम्प्रहेंशन की जो टिप्स और ट्रिक्स जो भी हो सकती हैं वो तो मैं बताऊंगा। साथ में कुछ होती हैं आपके टोन्स, यूपीएससी या फिर आपके जो एग्जामिनर होता है वो आपसे पूछता है। जैसे आपका एफकैट है, एफकैट आपका यूपीएससी तो डेफिनेटली नहीं कराएगी, है ना, ये तो हम सबको पता है। फिर जो आपकी टोन है ना, वो पूछते हैं कि यहाँ पर जो ऑथर है वो रो रहा है, हंस रहा है, या फिर किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, या आपको कोई ज्ञान दे रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे आपके डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं। तो इन सारी टोन्स की भी बात करेंगे। साथ में हम देखेंगे क्या एक्चुअल वे होना चाहिए एक किसी भी कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व करने का। राइट, चलो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। और शुरू करने से पहले ये है मेरा नंबर, दैट इज 9264922851। अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। और पीडीएफ आपको मिल जाएंगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है वो भी, इंग्लिश की जो सीरीज चल रही है वो भी, और ये वाली जो हमारी विंग्स एंड टेक ऑफ इंग्लिश सीरीज चल रही है इसके भी सारे पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगी। क्लियर, चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे पैसेज को अटेम्प्ट आपको करना चाहिए। तो देखो, कोई भी पैसेज होता है ना वो कुछ इस तरह से दिखता है। एक मैंने एक मॉडल लिया है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक पैसेज है, छोटा छोटा दिख रहा होगा, बस समझ लेना। यहाँ पर बहुत बड़ा एक पैसेज दिया होगा, हो सकता है छोटा दिया हो सकता है बहुत बड़ा दिया हो। और कुछ आपके 3 या 5 आपके क्वेश्चंस दिए होंगे जो कि उसी पे बेस्ड होंगे। अब ये आपसे पूछे जाते हैं। तो यार आप करते क्या हो, कई बार जो स्टूडेंट्स हैं क्या करते हैं, वो सीधा क्या करते हैं, अपना पैसेज रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। ये होती है सबसे पहली गलती। आपको पैसेज को सबसे पहले नहीं पढ़ना है। अगर आप पैसेज को सबसे पहले पढ़ोगे, आपको पता ही नहीं है आप किस लिए पढ़ रहे हो। रीडिंग के लिए जब मैंने हाउ टू रीड वाला वीडियो आपको बताया था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर पर्पस बिहाइंड रीडिंग। आपका पर्पस क्या है, आप क्यों पढ़ रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर जब तक आप इन क्वेश्चंस को नहीं देखोगे आपको पता नहीं रहेगा। पहले तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है रीड द क्वेश्चंस, ठीक है। रीड द क्वेश्चंस एंड नॉट ओनली क्वेश्चंस बट ऑप्शंस एज वेल, क्वेश्चंस एंड देयर ऑप्शंस, ठीक है। तो पहली जो शर्त है, ठीक है, वो रहेगी आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को रीड करना है और ऑप्शंस को रीड करना है। ऐसा क्यों करना है, इससे आपका पर्पस क्लियर होगा, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है पढ़ने का वो क्लियर होगा। कैसे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि मैं ये पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, क्यों पढ़ रही हूं। क्योंकि आपको ये जो आपने क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं ना, इनके आपको आंसर ढूंढने हैं, ठीक है। अब ये मैं समझना कि इतना छोटा छोटा है, इसी से मैं करवाऊंगा। आगे हमारे एक्चुअली यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर लगाए हुए हैं, ठीक है, तो इनसे समझ में आ जाएगा। क्लियर, चलो, ये बस समझने के लिए है। तो ये समझने के लिए है, राइट। तो यहाँ पर एक्चुअली पहली बात यह है कि आपको पता चल जाएगा कि यार आप पढ़ क्यों रहे हो, आपका जो गोल है ना वो क्लियर हो जाएगा। आप क्यों पढ़ रहे हो, आपको ढूंढना है कि यहाँ पर कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। अब इसको पढ़ोगे तो आप जब भी पढ़ोगे ना इसको, आपको क्वेश्चन ऑलरेडी पता है, ऑप्शंस भी आपने पढ़ रखे हैं। अब आपको पता है कि मेरे को यार इस चीज़ को ढूंढना है। तो आप यहाँ पर केवल पढ़ नहीं रहे हो, आप अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हो। आपका बहुत टाइम यहाँ पर सेफ होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम आपका बच जाता है। और कभी भी कोई भी डिफ़िकल्ट अगर दिया हो
ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट मैं पहला यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से। क्या है, आपको रीड करना है क्वेश्चंस को, है ना, रीड द क्वेश्चंस। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, सेकेंड पॉइंट आपका ये होता है कि हमेशा यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि यहाँ पर एक्चुअली ये जो इमोशंस हैं इसके पीछे क्या है, टोन क्या है, इमोशन क्या है। उससे ना, उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। ये इमोशन क्या है ना, इमोशनल नहीं, यहाँ पर इमोशन क्या है, ऑथर क्या आखिर यहाँ पर प्रेजेंट करना चाह रहा है आपके सामने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ एकदम इंफॉर्मेशनल है, यहाँ पर केवल इंफॉर्मेशन दी गई है, या फिर जो ऑथर है ऐसा लग रहा है यार किसी चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि आपको ज्ञान दे रहा है। अगर आपको ज्ञान दे रहा होगा तो आपका बहुत ही फेमस आपका वर्ड आता है, दैट इज डायडैक्टिक। डायडैक्टिक का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज टीचिंग, है ना, विच इज ट्राइंग टू प्रीच यू, जो आपको कुछ सिखाना चाह रहा है, कुछ मोरल वैल्यूज आपको सिखाना चाह रहा है। तो आपको ऐसा लग जाएगा ना पढ़ के कि ये चीज़ क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप पढ़ोगे पैसेज को। ठीक है, अब यहाँ पर आपने पढ़ना शुरू कर दिया, अब आप पैसेज पढ़ोगे जब, ठीक है, पैसेज रीडिंग जब करोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, नेवर स्टॉप। ठीक है, नेवर स्टॉप एट डिफ़िकल्ट वर्ड्स। कई बार हमें पढ़ते पढ़ते काफ़ी जो हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिल जाते हैं और हम वहाँ पर रुक जाते हैं। ये मैंने आपको रीडिंग वाले वीडियो में भी बताया था कि कैसे आपको एफिशिएंटली रीड करना चाहिए। और रीड करने की पहली शर्त ये होती है कि आपको फ्लो मेंटेन करना है, आपको उस फ्लो को मेंटेन करना है, ना कि आपको वहाँ पर रुक जाना है। और बीच में यहाँ पर तो डिक्शनरी आपके सामने होगी ही नहीं, और हम जब नॉर्मली पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर वगैरह, वहाँ भी हम रुक जाते हैं, वहाँ पर हमारा फ्लो ब्रेक हो जाता है और हम फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमें एक्चुअली उस पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग मत समझने की कोशिश करो। वर्ड की मीनिंग कुछ भी हो सकता है उस वर्ड की मीनिंग ना ही पूछी गई हो। हम्म हो सकता है पैसेज में उस वर्ड की मीनिंग ही ना पूछी गई हो, आप वर्ड की मीनिंग के लिए रुक गए, आप डीमोटिवेट हो गए। तो ये सब नहीं करना है। उसी तरह आपको क्या करना है, आपको एक्चुअली पैसेज की मीनिंग समझना है, पैसेज एज अ होल की मीनिंग आपको समझने की कोशिश करना है, ना कि उस पर्टिकुलर वर्ड की, राइट। और आप एक और काम कर सकते हो, वर्ड्स को वहां पर, राइट, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको ये जो सेंटेंसेस हैं, जो पैसेज है, उसकी मीनिंग समझो, ना कि वर्ड की। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगली बात ये होती है कि यहाँ पर जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिले हैं, ठीक है, जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ पर मिलते हैं, उनको क्या करना है, उनको एक्चुअली आपको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, अंडरलाइन कर लो। और उसके बाद देखो, हो सकता है कि कहीं पर किसी भी वर्ड की मीनिंग पूछी गई हो, जैसे आपके सामने ये वाला जो पैसेज है, जो ये पैसेज है, ठीक है, यहाँ पर तो पूछी गई है, यहाँ पर आपका लास्ट वर्ड है दैट इज द कॉन्स्टिट्यूंट। यहाँ पर पूछा है कि इस वर्ड की एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। कई बार उसका एंटोनियम पूछ लेते हैं, कई बार सिनोनिम पूछ लेते हैं, ठीक है, तो इस टाइप से पूछते हैं। तो आपको क्या करना है, उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। मीनिंग आपको नहीं पता है, डोंट वरी, यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको मीनिंग पता है या नहीं पता है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ने के लिए हमेशा बताया है कि एक होता है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, हमेशा वहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट होता है, उसके बेस पर उसकी मीनिंग एक्चुअली आपको जज करनी चाहिए, बिफोर बिफोर लुकिंग इनटू डिक्शनरी। आप डिक्शनरी पढ़ने देखने से पहले आपको जज करनी चाहिए कि इसकी मीनिंग क्या हो सकती है। ये कैसे करते हैं, ये हम करते हैं, उस पूरे सेंटेंस को हम पढ़ते हैं, ठीक है, उस पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं, और उसके पीछे वाला सेंटेंस पढ़ते हैं, उसके आगे वाला सेंटेंस पढ़ते हैं, और फिर हमें पता चल जाता है कि अच्छा, इस वर्ड की मीनिंग एक्चुअली ये होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर बात इस बारे में हो रही है। क्लियर। तो इस तरीके से हम एक्चुअली वहाँ पर पता लगाते हैं। और लास्ट में एक और बात बताऊंगा, तो देखो इतनी ही मोटी मोटी बातें हैं कि आपको क्वेश्चंस पहले पढ़ने हैं, पैसेज बाद में पढ़ना है, ठीक है, टोन पे ज़्यादा एम्फेसिस करना है, और जो भी आपके पास सामने फैक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, वो सब बढ़िया है, उनको नोट डाउन क्या करना है, उनको अंडरलाइन करना है। डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें भी अंडरलाइन करना है, ठीक है, अंडरलाइन बस कर लिया, उसके बाद आप देखो कि सच में ये चीज़ पूछी है या नहीं पूछी है। फिर आपके सामने एक चीज़ आती है, जो मैं हमेशा कहता हूँ पैसेज को सॉल्व करते टाइम। देखो, अब ये पैसेज ना, ये पैसेज एक ऑथर ने लिखा है, एक ऑथर ने लिखा है। अब वो जो चीज़ बताना चाह रहा है, उन्हीं के बेस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या होता है, कई बार कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं, वो अपनी जो जनरल नॉलेज है, अपना जो ज्ञान है, वो अप्लाई करने लगते हैं। तो भाई यहाँ पर ना,
आपके सामने जो भी यहाँ पर कंटेंट जो दिया गया है उससे आंसर्स निकालने की कोशिश करो, अपने दिमाग से मत लगाओ, ठीक है? हो सकता है आपको लगे कि नहीं यार, यहाँ पर जो आंसर है वो कुछ और होना चाहिए क्योंकि मैंने ये पढ़ रखा है। आपकी जो जीके है, आपकी जो नॉलेज है वो कहती है। लेकिन नहीं, आपको यहाँ पर अपना ज्ञान बिल्कुल लगाना ही नहीं है। इसीलिए जो कॉम्प्रिहेंशन है वो काफ़ी ईज़ी है। काफ़ी ईज़ी है अगर आप अपना जो दिमाग है वो थोड़ा कम लगाओ, ठीक है? बस ध्यान दो कि यहाँ पर क्या लिखा है ऑथर ने और उसी के बेस पर यहाँ पर आंसर्स करो, राइट? कई बार ऐसा हुआ है 1-2 बार जहाँ पर चीज़ें जो होती हैं वो ऐसी लगती हैं हमें कि ये आंसर आपका सही नहीं हो सकता। लेकिन वो पैसेज में जो ऑथर ने बताया है भाई आपको वही करना है। सो आंसर जो है, ठीक है? आंसर जो है यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना कि आंसर इज़ ऑलवेज़ इन पैसेज, ठीक है? हमेशा ही वो आंसर जो है वो पैसेज में ही रहता है, नॉट इन योर हेड, आपके दिमाग में नहीं है, ठीक है? आपके माइंड में जो भी चीज़ें हैं उन्हें निकाल दो पैसेज को करते टाइम, ठीक है? तो ये इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अब हम करते हैं अपना पैसेज, ठीक है? चलो। इसके बाद मैं आपको टोन्स भी बताऊँगा। अभी मैं ये वाला पैसेज आपको बताऊँगा सॉल्व करके, उसके बाद हम बहुत सारी टोन्स हैं हमारे पास, 40 वर्ड्स हैं, आपकी वोकैब भी तैयार हो जाएगी, साथ में आप टोन्स की मीनिंग भी समझ जाओगे, राइट? और फिर हम एक और पैसेज करेंगे। चलो, तो आपके सामने एक पैसेज है। मैं पैसेज नहीं पढ़ूँगा अभी, ठीक है? अभी पैसेज नहीं पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे क्वेश्चंस क्या-क्या पूछे हैं। सो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 101, दैट इज़ द जनरल टोन ऑफ द पैसेज। अब मेरे मुझे ये पता चल गया कि मैं मुझे पढ़ते टाइम ना ध्यान में रखना है कि यहाँ पर क्या क्या टोन क्या है, क्या मूड है, क्या ऑथर का, है ना? ऑथर का क्या मूड है, राइट? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूट के बारे में बात करी है, ठीक है? पूछ रहे हैं क्या क्या होता है, ठीक है? विंड है, बैक्टीरिया है, ग्रासेस है, फ्रॉग है, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम रेफर टू। अबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो किसको दर्शाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर नेचुरल सराउंडिंग्स, या फिर फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है? ये भी हम अभी देखेंगे। फिर आपका है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। कौन सा है जो नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन दैट इज द वर्ड कॉन्स्टिट्यूट इन द पैसेज इम्प्लाइज, कि जो आपका वर्ड है दैट इज द कॉन्स्टिट्यूट, ये एक्चुअली क्या दिखाता है, ठीक है? तो इसकी एक टाइप से आप कह सकते हो कि इसकी मीनिंग पूछी है हमसे, है ना? चलो अब हम शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं अपने पैसेज को। लेट अस रीड द पैसेज। क्या लिखा है? ओके। So, all plants, such as plants, all organisms, such as plants, animals, microorganisms, and human beings, as well as the physical surroundings, interact with each other and maintain a balance in nature. तो सबसे पहले ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है? देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर मीनिंग भी आपको साथ में बताता रहूँगा कि ये एक्चुअली यहाँ पर कहना चाह रहे हैं जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं और जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, सारी एक्चुअली साथ में क्या करती हैं? इंटरैक्ट करती हैं, ठीक है? और नेचर को बैलेंस रखती हैं, ठीक है? यहाँ तक ये चीज़ बोली है। नेक्स्ट है ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं, ठीक है? वो जो भी नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं उनके साथ मिल के एक इकोसिस्टम बनाते हैं। तो इनडायरेक्टली हम यहाँ पर इतनी अपनी कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि यहाँ पर नॉन लिविंग को अलग बोला है, तो डेफिनेटली जो भी ये ऑर्गेनिज्म बोलना चाह रहा है ना, यही आपके लिविंग थिंग्स हो गए, है ना? इन्हें ही ये लिविंग थिंग्स बोलता है, ठीक। फिर आगे चलते हैं। दस दस एन इकोसिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ biotic components comprising only organisms and abiotic components comprising physical factors like temperature, rainfall, wind, soil and minerals। आपको लगता है एक क्वेश्चन आपसे पूछा था नीचे कि आपके जो अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है? और यहाँ पर लिखा है अबायोटिक कंपोनेंट्स आपके होते हैं क्या? ये आपके फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, राइट? ये होते हैं आपके फिजिकल फैक्टर्स। तो ये आपको एक एक कहीं न कहीं क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। चलो देखेंगे आगे। ये लगभग टेम्परेचर जो है आपका, रेनफॉल है, विंड है, सॉइल है, मिनरल्स हैं। उसके बाद देखते हैं आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि जो आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जो आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, वो सारे एक्चुअली यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है?
सो सारे मिल के एक्चुअली बनाते हैं, राइट। चलो उसके बाद, for example, if you visit a garden, you will find different plants such as grasses, trees, flower bearing plants like rose, jasmine, sunflower, and animals like frogs, insects, and birds. All these living organisms, हमने देखा living organisms को कहीं ना कहीं इन्होंने living और नॉन लिविंग को इन्होंने, मतलब यहाँ पर living जो organisms हैं इनको बायोटिक बोल दिया है। ये काफ़ी गंदा लग रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ, है ना, है ना। यहाँ पर ये बोल दिया है, एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज आर अफेक्टेड बाय द अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो साथ में क्या करते हैं, वो इंटरैक्ट करते हैं और उनको इम्पैक्ट होता है अबायोटिक से। सो अ गार्डन इज एन इकोसिस्टम। गार्डन भी आपका इकोसिस्टम है, क्योंकि गार्डन में भी क्या है, गार्डन में आपके मतलब डिफरेंट प्लांट्स हैं, है ना, ग्रासेस हैं, ट्रीज हैं, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स हैं, रोज, जैस्मिन फ्लावर्स, राइट, और कीड़े मकोड़े भी हैं, बर्ड्स भी हैं। तो ये भी आपका एक टाइप का इकोसिस्टम हो गया। अदर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर फॉरेस्ट्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स, and these are natural ecosystems, while gardens and crop fields are human made ecosystems। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एक्चुअल एग्जाम में इन चीज़ों को फॉलो करोगे, पहले से हमने देख लिया है, एक्चुअली क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात करो जनरल टोन क्या हो गई। क्या यहाँ पर जो यहाँ पर ऑथर है किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहा है? नहीं कर रहा है। किस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये सटायरिकल हो रहा है? सटायरिकल यहाँ पर किसी चीज़ पर कटाक्ष कर रहा है, किसी चीज़ को डबल मीनिंग की तरह यहाँ पर बोल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। एनालिटिकल हो रहा है, किसी एक चीज़ को लेकर के उसको एनालाइज कर रहा है? ऐसा भी नहीं लग रहा। हमें सिंपली ऐसा लग रहा है कि ये ना हमें कुछ बताना चाह रहा है, इन्फॉर्म करना चाह रहा है, हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना। तो ये हो जाएगी आपकी टोन, जो हो जाएगी वो हो जाएगी इन्फॉर्मेशनल, राइट। फिर सेकंड क्या है? सेकंड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द इन्वायरमेंट। हमने देखा नॉन लिविंग, ठीक है, हालांकि ये जो पैसेज है वो काफ़ी ईजी है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आपके क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। हमने यहाँ पर देखा आपके जो होते हैं, यहाँ पर आपने देखा कि विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूंट्स, है ना, यहाँ पर नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट सच फॉर्म एंड इकोसिस्टम। फिर देखते हैं कंसिस्टेंस ऑफ बायोटिक कंप्राइजिंग हो गए। बायोटिक आपके होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जो अबायोटिक होते हैं वही आपके हो गए क्या? नॉन लिविंग हो गए। ठीक है, आप समझ सकते हो, यही आपके नॉन लिविंग हो गए। और नॉन लिविंग में आपके आते हैं टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल्स। तो इनमें से आपका विंड हो जाएगा। फ्रॉग, ग्रासेस एंड बैक्टीरिया डेफिनेटली दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम रेफर टू। हमने अभी अभी देखा आपके जो यहाँ पर बताया है कि बायोटिक कंपोनेंट्स आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और अबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं उसमें फिजिकल फैक्टर्स आते हैं, और फिजिकल फैक्टर्स आपके ऑप्शन में है ऑलरेडी, तो आपका ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। उसके बाद ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? हमने देखा अभी नीचे यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है ऑलरेडी, है ना। क्या कर रखा है इन्होंने? बोला कि आपका जो फॉरेस्ट है, पॉन्ड है, लेक है, ये नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं। बड़ा ही इजी सा था, है ना। और आपका जो क्रॉप फील्ड है और आपका जो गार्डन है वो होते हैं आपके मैन मेड, है ना, दे आर नॉट नेचुरल इकोसिस्टम। चलो ये हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हो गया, द वर्ड कॉन्स्टिट्यूंट इन द पैसेज इम्प्लाइज। तो कॉन्स्टिट्यूंट क्या है? तो पहले देखो, आपका यहाँ पर तीन चार वर्ड्स दिए हैं। आपका है कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्या होता है? ये सिंपली होता है जब आपका ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, ठीक है। जो आप देखते हो ना, कई बार दिखते हैं कुछ आपके ग्रुप दिखते हैं स्टार्स के, वो एक साथ ही रहता है हमेशा। फिर आपका कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन एक्चुअली ये साइकोलॉजी में टर्म आता है, इसका मतलब होता है सडन शॉक। जब आपको अचानक से कोई शॉक लग जाए, एंग्जाइटी लग जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं कॉन्स्टर्नेशन। फिर है यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को टाइट कर दो, है ना, जब आप किसी चीज़ को टाइटन कर दो, है ना, या फिर नैरो बना दो, उसे कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन। किसी चीज़ को एकदम निचोड़ दिया, है ना। और ये डेफिनेटली आपका कॉन्स्टिट्यूंट हो जाएगा। कंपोनेंट, कंपोनेंट हो गया, जैसे पार्ट होता है ना किसी चीज़ का, वही है कॉन्स्टिट्यूंट, राइट। तो ये था हमारा पहला वाला पैसेज। ईजी था ये वाला, लेकिन आपको बस बताना था ये मेथडोलॉजी कि पहले हमें क्वेश्चंस को ही पढ़ना चाहिए। हमेशा क्या करना? क्वेश्चंस को ही पढ़ना, ठीक है, फिर अपने पैसेज पर जाना। क्लियर? चलो
अब देखो आपका एक टोन वाला क्वेश्चन आया था ना, तो हम देख लेते हैं टोन्स अपनी। सारी टोन्स को यहाँ पर देख लेते हैं। इससे क्या होगा, आपको टोन तो पता चल ही जाएँगी, ठीक है? सारी, और साथ में आपको पता चल जाएगी वोकैब्युलरी, है ना? ये भी एक टाइप से आपके जो वर्ड्स हैं वो भी अच्छे हो जाएँगे। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है न्यूट्रल। अब न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब होता है जब यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन नहीं प्रेज़ेंट करना चाहता ऑथर, ऑथर बड़ा ही मतलब शांत रहना चाहता है, ही इज़ नॉट विलिंग टू शेयर एनीथिंग, और यहाँ पर वो काफ़ी फैक्चुअल है ना? क्या है, काफ़ी काफ़ी यहाँ पर वो फैक्चुअल होता है और बैलेंस्ड होता है, ठीक है? तो उसे बोलते हैं हम न्यूट्रल है। हुँ? न्यूट्रल है। जैसे यहाँ पर इन्फॉर्मेशनल होगा, आर्टिकल्स होंगे, है ना? या फिर रिपोर्ट्स दी जाएँगी। सिंपली आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन है वो प्रेज़ेंट कर दी जाएगी। अब आपके ऊपर है, आप उसमें अपना ओपिनियन बनाओ। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव भी लगभग आपका न्यूट्रल की तरह ही होता है। अब देखो यूपीएससी आपको इतना कंफ्यूज नहीं करेगी कि आपके सामने ऑप्शंस ऑब्जेक्टिव भी डाल दे, न्यूट्रल भी डाल दे। लगभग दोनों चीज़ें सेम होती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये आपका फैक्ट्स पे बेस्ड होता है। यहाँ पर कोई भी ओपिनियन या फिर कोई भी फीलिंग नहीं होती है। क्या होता है, जैसे ये लिए एक जर्नलिज्म है, उसमें बोल देंगे, आपको बता दी जाएगी कि ये न्यूज़ हुई है, अब इसके बाद आप डिसाइड करो कि ये सही है या गलत है। एग्जाम्पल है जैसे के लिए यहाँ पर कुछ साइंटिफिक है सॉरी, या फिर यहाँ पर कोई भी एकेडमिक राइटिंग है। फिर थर्ड आता है आपका सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या होता है? देखो सब्जेक्टिव वो होती है जब आप पर्सनल ओपिनियन को मिला दो, फीलिंग्स को मिला दो और बिलीफ को मिला दो। आपने बताया कि ट्रंप ने अटैक किया है वेनेजुला पे, फिर आप बता रहे हो कि नहीं यार ठीक नहीं किया है ना, गलत किया है, नहीं होना चाहिए था। अब ये हो गया सब्जेक्टिव, आपने अपना ओपिनियन मिला दिया। ऑब्जेक्टिव कब होगा? आपने बताया कि ट्रंप ने अटैक किया वेनेजुला पे, दैट्स इट। अब आप डिसाइड करो कि ये सही किया या गलत किया। फिर होता है क्रिटिकल। अब क्रिटिकल क्या होता है? यहाँ पर क्या है, पॉइंट्स आउट फॉल्ट्स और प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे? यहाँ पर बोलेंगे कि ट्रंप ने अटैक किया है वेनेजुएला पे, लेकिन ये बहुत गलत किया है, इससे बहुत नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब ऐसी बातें हों, वो हो गया क्रिटिकल, है ना? ट्रंप को जब वहां पर गलत साबित किया जाए, तो ये हो जाता है आपका क्रिटिकल, राइट? सो ये आपका ऑलवेज निगेटिव नहीं होता, लेकिन ये एनालिटिकल भी हो सकता है। किस तरह से? मान लिया ट्रंप को वहां पे डायरेक्टली उनको निगेटिव नहीं बताया जा रहा, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये जो मूव है वो थोड़ा सा गलत है, और गलत भी नहीं कहा जा रहा। ये बोला जा रहा है कि इससे इतने क्या होगा कि इससे इतना नुकसान हो जाएगा, और इससे मतलब जो है यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है, जो एग्जाम्पल है, दैट इज नॉट बीइंग सेट वेरी गुड, है ना? इससे आपका चाइना जो है वो भी एग्रेशन फेस का वो इनकरेज फील करेगा। तो ऐसी बातें अगर बोली जाए तो वो हो गया क्रिटिकल, राइट? चलो नेक्स्ट है। नेक्स्ट है आपका एनालिटिकल। अब एनालिटिकल का मतलब क्या होता है? एनालिटिकल होता है जब व्हेन ब्रेक्स द टॉपिक इनटू पार्ट्स एंड एग्जामिन्स इट। ट्रंप ने अटैक किया वेनेजुएला पे, ठीक है? अब वहां पर क्या होगा? वहां पर जो है आपका बताया जाएगा कि ट्रेड कैसे इम्पैक्ट होगा, और कैसे आपकी जियो पॉलिटिक्स है वो शेप होने वाली है। तो ये सारी अगर बातें बोली जाएं तो ये हो गया एनालिटिकल, है ना? यहाँ पर लॉजिकली बात की जाएगी। हम्म फिर आता है आपका आर्ग्यूमेंटेटिव या फिर परसुएसिव। हो सकता है यहाँ पर कोई एक ट्रंप का सपोर्टर है, वो लिख रहा है आर्टिकल, है ना? ये सपोर्टर लिख रहा है, अब वो क्या करेगा? वो आपको कन्विंस करना चाहेगा, वो आपसे बोलेगा देखो हमारे साहब ने कितना बढ़िया किया है ना। सो ही ट्राइज टू कन्विंस द रीडर ऑफ अ पर्टिकुलर व्यू। वो बताना चाहेगा, वो आपको बोलना चाहेगा कि देखो कितना सही किया है, आप भी इसे सपोर्ट करो, है ना? फिर है यहाँ पर सपोर्टिव और फेवरेबल। इसमें क्या है? इसमें सिंपली वो आपको परसुएट नहीं करेगा, लेकिन वो अपना इंटेंशन जरूर दिखा देगा। वो बोलेगा कि हाँ बहुत सही किया, है ना? वहां पर वो दिखा देगा ये बहुत सही मूव है, और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था, ये सपोर्टिव है, फेवरेबल है, राइट? फिर आपका आता है डिसअप्रूविंग। डिसअप्रूविंग या फिर क्रिटिकल। डिसअप्रूविंग का सिंपली मतलब ये होता है इट शोज डिसएग्रीमेंट और डिससेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पर जो क्रिटिक होंगे डोनाल्ड ट्रंप के, वो तो यही लिखेंगे कि यहाँ पर देखो क्या है, बहुत ही गलत किया है, राइट? और ये चीज़ बिल्कुल मैं तो कंडेम करता हूँ, मैं बिल्कुल भी इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, है ना? मुझे ये बिल्कुल ही गलत लगता है। चलो, यहाँ पर आपके सामने एक पहला क्वेश्चन है, देख लो। जैसे आपके सामने एक आया The rise in digital payments can be understood by examining smartphone penetration, internet accessibility, and government incentives separately. Each factor contributes differently to the overall trend. अब यहाँ पर थोड़ा सोचो,
यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना है और आपको बताना है कि यहाँ पर एक्चुअली क्या आपके हिसाब से होना चाहिए। हम्म आपके हिसाब से क्या एक्चुअली राइट आंसर होना चाहिए। सोचो जरा थोड़ी देर। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, क्या एनालिटिकल है, क्या यहाँ पर ये एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है एनालाइज कर रहे हैं, या फिर ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इमोशनल हो रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है यहाँ पर मॉक कर रहे हैं, या फिर अर्जेंट। तो टोन डेफिनेटली यहाँ पर एनालिटिकल हो गई ना। यहाँ पर डिजिटल पेमेंट्स को यहाँ पर उठाया है इन्होंने, और उसके बाद में बाय एग्जामिनिंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, ठीक है, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी एंड गवर्नमेंट इंसेंटिव सेपरेटली, ईच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स डिफरेंटली टू द ओवरऑल ट्रेंड। इस तरीके से इमोशनल बिल्कुल भी नहीं है, मॉक किसको ही करेंगे, अर्जेंट भी नहीं, एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं। क्लियर। चलो फिर हम बात करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ है आपका ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक होता है जब आप होपफुल होते हो, होपफुल अबाउट द फ्यूचर और आउटकम्स। आपने लिखा कि ट्रंप भाई साहब ने, अगेन मैं एग्जांपल वही लूंगा, ठीक है, ट्रंप भाई साहब ने यहाँ पर अटैक किया है, लेकिन हम बड़े ही होपफुल हैं कि यहाँ पर फ्यूचर में चाइना एस्केलेट नहीं करेगा, है ना, और यहाँ पर पीस जो है मेंटेन रहेगी। बड़ा ही मतलब बढ़िया से चीज़ों को लिया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट है आपका पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक होता है व्हेन यू एक्सपेक्ट नेगेटिव आउटकम्स। आप बिल्कुल बोल रहे हो कि यहाँ पर तो बहुत ही गलत होने वाला है, और जो चीज़ें हैं बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। ऐसा लगता है यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे किसी ने बोल दिया। अब भाई तो बहुत बड़ी बात बोल दी। नेक्स्ट है यहाँ पर होपफुल। अब होपफुल आपका भी ऑप्टिमिस्टिक ही होता है, ठीक है, तो ये आपके वर्ड्स में बता रहा हूँ, लेकिन यूपीएससी इस टाइप से ऑप्शंस नहीं देगा, राइट, तो आपको बस मीनिंग पता होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, बिलीव्स इम्प्रूवमेंट इज पॉसिबल। अब ये यहाँ पर कहेंगे कि जो भी सिचुएशन है ना, सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव करेगी, सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव करेगी, और ये सब कुछ वन डे एवरीथिंग विल बी गुड, है ना। दिस शैल पास, दिस टू शैल पास, है ना। यहाँ पर एक बोलते हैं ना ऐसे करके, हम फेस बोलते हैं, दिस टू शैल पास, है ना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। फिर है आपका सिनिकल। अब सिनिकल जो होता है ना, सिनिकल होता है इट डिस्ट्रस्ट्स ट्रम्प्स पीपल्स मोटिव्स, एज्यूम्स सेल्फिशनेस। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सिनिकल इंसान होता है वो कहता है कि लोग जो है ना बहुत ही गलत हैं, मुझे लग रहा है हर कोई मुझसे फ़ायदा उठाना चाह रहा है, हर कोई ऐसा लग रहा है कि बड़ा ही मतलबी है, मैं भी मतलबी बन जाता हूँ, मैं भी सबका फ़ायदा उठाऊंगा। ये होता है आपका सिनिकल। फिर होता है स्केप्टिकल। अब ये बंदा ना डाउटफुल है, ही इज़ डाउटफुल। ये क्वेश्चन करता है कि ये चीज़ सही है या फिर यहाँ पर सही नहीं है। उसने एक रिपोर्ट उठाई, उस रिपोर्ट को उठाया, मान लिया यहाँ पर आजकल जैसे चल रहा है, किसी ने इंडिया की जो रिपोर्ट्स हैं जीडीपी को लेकर के, ठीक है, या फिर कोई भी डेटा है उसको उठाया, और फिर उसको एग्जामिन कर रहे हैं, स्केप्टिकल हैं कि ये डेटा सही है या नहीं है, रिलायबल है या नहीं है, कोई भी मैनिपुलेशन तो नहीं है, ये स्केप्टिकल हो गया, राइट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने एक और यहाँ पर आपको मिल जाता है example. Is it difficult to accept official employment figures when so many people remain visibly underemployed and informal work continues to dominate the economy? क्या है, कह रहे हैं इज इट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट फिगर्स, कि क्या यहाँ पर हम ये जो एम्प्लॉयमेंट फिगर्स जो आ रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, क्या इन्हें हम सच में यहाँ पर रिलाई कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, जब हम विजिबली हैं यहाँ पर, हम एक्चुअली हमें दिखता है, दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट है, और इनफॉर्मल जो वर्क है वो अभी भी डोमिनेट कर रहा है इकोनॉमी को, है ना। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो डेटा आया है वो सही है? तो यहाँ पर एक्चुअली ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर रहा है। तो सपोर्टिव तो डेफिनेटली नहीं है, डिटैच्ड भी नहीं है, ह्यूमरस नहीं है, ये स्केप्टिकल है, डाउटफुल है ना। ये है डाउटफुल, ये कह रहा है कि यहाँ पर सच में ये बात सही है या नहीं है। चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर आयरोनिक है। अब आयरोनिक क्या होता है? आयरोनिक का सिंपल मतलब होता है सेज द अपोजिट ऑफ व्हाट इज मेंट। अब जैसे के लिए यहाँ पर अमेरिका कहता है कि वी आर फाइटिंग फॉर द ह्यूमन राइट्स एंड वी विल कंटिन्यू फाइट फॉर द डेमोक्रेसी। अब ये एक टाइप की आयरनी है, आयरनी है। जैसे के लिए मान लिया यहीं पर मान लिया चाइना बोले, ठीक है, वैसे चाइना का एग्जांपल ज़्यादा अच्छा रहेगा। चाइना बोलता है डेमोक्रेसी के लिए हम लड़ेंगे, ये एक टाइप की आयरनी है, ठीक है। जो चीज़ मतलब अबे कई बार क्या लगता है हमें, ह्यूमरस भी लगता है, थोड़ा सी हंसी भी आती है अगर चाइना यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात करे, है ना, तो यहाँ पर ये आयरनी हो जाएगी। कि ये यहाँ पर इस चीज़ की बात कर रहे हैं जबकि ये खुद ही ये काम नहीं करते। फिर है आपका सार्कास्टिक।
सार्कास्टिक का मतलब होता है हार्श और मॉकिंग आयरनी, वो ऑफन टू इंसल्ट और क्रिटिसाइज, ये होता है सार्कास्टिक। अब वहीं पर मान लिया कोई यहाँ से इंडिया से कोई स्टेटमेंट दे, ठीक है, इंडिया से स्टेटमेंट दे कि ठीक है भाई तुम तो कम ही बोलो, है ना, तुम तो मत ही बोलो, तुम्हारा हमें पता है, तो कहेंगे तो ये क्या हो गया, एक टाइप से क्रिटिसाइज हो गया, इंसल्ट हो गई उनकी, है ना। फिर आपका आता है सटैरिकल। सटैरिकल क्या होता है, यहाँ पर आपका ह्यूमर यूज होता है या फिर एग्जेजरेशन यूज होता है जब आप क्रिटिसाइज करना चाहते हो किसी भी सोसाइटी या फिर इंडिविजुअल को। होता है ना, आजकल पॉलिटिकल सटायर भी खूब चलते हैं, तो यहाँ पर क्या है, कोई भी इंडिविजुअल है या फिर कोई भी सोसाइटी है, उसको बड़ा ही ह्यूमर के तरीके से कहते हैं, अरे तुम चाइना की बात करते हो, चाइना तो यार बड़ा ही पीसफुल इंसान है ना, एक टाइप से सटायर है ना, एक टाइप से सटायर है, राइट। फिर आता है ह्यूमरस। ह्यूमरस है आपका लाइट हार्टेड एंड फनी, काफ़ी हल्का इंसान, काफ़ी दिल का एकदम, कुछ टेंशन नहीं है, बढ़िया मज़ेदार एकदम। फिर आता है आपका रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव होता है आपका थॉटफुल, थॉटफुल एंड लुकिंग बैक एंड कंसिडरिंग डीपली। रिफ्लेक्टिव का सिंपल मतलब ये होता है, जैसे कि लिए मेरे साथ कोई एक इंसिडेंट हुआ था बचपन में, मैं उसको याद करके, ठीक है, अपने जो चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस है उसको याद करके और कुछ लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, उन यादों को मैं लिखना चाह रहा हूँ, राइट, वो हो जाता है आपका रिफ्लेक्टिव। जैसे आजकल एक बहुत ज़्यादा एक नॉवेल है, फेमस है ना, काइट रनर, हाँ, काइट रनर, तो वो एक टाइप से आपका नॉस्टैल्जिक है या फिर रिफ्लेक्टिव है ना, ये जो आपका नॉवेल है, राइट। तो यहाँ पर वो अपने बचपन की एक्चुअली बातें यहाँ पर देखता है, हम्म सोचता है बड़ी ही गहराई से। और नॉस्टैल्जिक तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं, है ना, वो उसमें ज़रूरी नहीं कि आप पीछे का ही देखो, आप रिफ्लेक्टिव हो सकते हो किसी आइडिया को लेकर के भी, ज़रूरी नहीं कि आप खुद को ही लेकर के हो। लेकिन नॉस्टैल्जिक होता है जब आप अपने पास्ट को देखते हो अफेक्शन के साथ। तो वो जो आपका जो अभी मैंने बताया, आपका जो नॉवल, ठीक है, वो इसके साथ यहाँ पर ज़्यादा सूट करेगा, राइट। फिर आता है रीग्रेटफुल। अब रीग्रेटफुल क्या होता है, जब आपको रीग्रेट रह जाता है, आपने कोई काम करना था लेकिन आप नहीं कर पाए टाइम पर, है ना, आपने कोई एग्जाम वगैरह क्लियर करना था लेकिन आप अपने टाइम पर नहीं कर पाए, आज आप कितने भी सक्सेसफुल हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो रीग्रेट रह गया है। हम्म फिर आता है इमोशनल। इमोशनल क्या होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और एक्सप्रेस्ड ओपनली, है ना, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाना। मान लिया मेनका गांधी यहाँ पर आर्टिकल लिख रही हैं एनिमल्स पे, और उसी आर्टिकल में हमें ऐसा पढ़ के लगता है ये तो भाई रोई होंगी इस आर्टिकल को लिखते हुए, है ना, तो काफ़ी इमोशनल आर्टिकल है। कहती हैं तुम लोगों को बिल्कुल टेंशन ही नहीं है जानवरों की, है ना, कितना ज़्यादा पेन होता है इन्हें। फिर होता है पैशनेट। जब पैशनेट भी वही होता है, व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग एंड इंटेंस फीलिंग अबाउट द टॉपिक, अगेन आपका एनिमल से रिलेटेड कोई है एक आर्टिकल, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसन दिखाया गया है, बोला गया है कि यार इस तरीके से एक्चुअली इनका जो इलाज है वो करना चाहिए, इस तरीके से इनके लिए शेल्टर बनाने चाहिए, आप बहुत सारी बातें करते हो। फिर है आपका इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट क्या होता है, इंडिग्नेंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली एंग्री, ठीक है, एक्सट्रीमली एंग्री। अब कोई मान लिया यहाँ पर गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके खिलाफ कोई आर्टिकल लिखता है और बहुत ही ज़्यादा एंग्री है वो इंसान, वो दिखाता है अपना डीप एंगर अबाउट दैट सिचुएशन, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इंडिग्नेंट है, राइट, तो उसे हम इंडिग्नेंट बोल सकते हैं, क्लियर। सो एंग्री अबाउट समथिंग अनजस्ट और अनफेयर। जैसे अभी अभी कुछ टाइम पहले एक पॉलिटिकल केस हुआ, ठीक है, और यहाँ पर जुडिशरी इन्वॉल्व थी, तो उसमें काफ़ी लोगों ने अपने आर्टिकल्स लिखे एंड दे वर definitely indignant, है ना, they were extremely angry about that। उसके बाद फिर से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका, लिविंग हॉस्पिटल ट्रीटमेंट आउट ऑफ रीच फॉर मिलियंस इज नॉट मेयरली इनएफिशिएंट, इट इज प्रोफाउंडली अनजस्ट एंड एथिकली ट्रबलिंग। यहाँ पर क्या टोन है बताओ जरा। मतलब कह रहे हैं कि जो हॉस्पिटल से बाहर किसी को छोड़ देना, ठीक है, फॉर मिलियंस इज नॉट मेयरली इनएफिशिएंट, मतलब लिविंग हॉस्पिटल ट्रीटमेंट आउट ऑफ रीच फॉर मिलियंस इज नॉट मेयरली इनएफिशिएंट, इट इज प्रोफाउंडली अनजस्ट और एथिकली ट्रिबलिंग है। क्या ये इनडिफरेंट हो रहा है, इनडिफरेंट का मतलब होता है व्हेन यू डोंट केयर, है ना, डू नॉट केयर। तो भाई इसमें तो दिख रहा है बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं ये, है ना, बहुत ज़्यादा एक्चुअली ये केयर कर रहे हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल हम नहीं कह सकते, ये बात गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रल। न्यूट्रल भी नहीं है। इंफॉर्मेटिव, इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं, इंडिग्नेंट है, ही इज सिंपली इंडिग्नेंट, ही इज़ वेरी एंग्री, ही इज़ वेरी वेरी एंग्री। फिर है आपका कुछ और टोन आती हैं, अनकंसर्न्ड। कंसर्न्ड का मतलब होता है वरीड एंड केयरिंग अबाउट
एन केस एन इशू, है ना, व्हेन यू आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट एन इशू। मान लिया आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप लिख रहे हो, ठीक है, ठीक है, मान लिया कहीं पर कोई माइनिंग या ड्रिलिंग होने वाली है और वहां पर इन्वायरमेंट को काफ़ी खतरा है, तो आप कंसर्न्ड हो, है ना, यू आर कंसर्न्ड अबाउट दैट। अलार्मिस्ट, अब यहीं पर क्या होगा, वही जो लेखक है वो क्या करना चाहेगा, वो एक्चुअली लोगों को जागरूक करना चाहेगा, है ना। क्रिएट्स फियर और अर्जेंसी अबाउट अ प्रॉब्लम, बोलेगा भाई जागो, है ना, अवेयर करेगा कि ये वाली सिचुएशन है, यहाँ पर अलार्मिस्ट हो जाएगा, राइट। कॉशनरी, कॉशनरी, कॉशनरी होगा, यहाँ पर वार्न करेगा अगेन पॉसिबल डेंजर्स या फिर मिस्टेक के लिए, बताएंगे कि इस तरीके से ये जो है यहाँ की जो इकोलॉजी है वो आपकी बर्बाद हो सकती है, तो भाई ध्यान देना, ठीक है, ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। फिर है एडवाइजरी, वही चीज़ एडवाइजरी हो जाएगी, अब यहाँ पर एडवाइस करेंगे आपकी गवर्नमेंट को या फिर जो भी वो एक्शंस ले रहा होगा उनको एडवाइस करेंगे और गाइड करेंगे कि देखो आप ऐसा कर रहे हो लेकिन ऐसा मत करो, थोड़ा सा आपने जो मूव्स हैं उनको चेंज कर लो। फिर हो जाएगा डायडेक्टिक। अब डायडेक्टिक क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जब आपको किसी टाइप की मोरल टीचिंग दी जाए, है ना, आपको मोरल टीचिंग दी जाए कि देखो सच बोलना चाहिए हमेशा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और आपको जो पुअर हैं उनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, हमेशा सबको समान देखना चाहिए, है ना। इंटेंट्स टू टीच और इंस्ट्रक्ट समथिंग मोरलाइजिंग, है ना, मोरलाइज करना चाह रहे हैं, तो वो टोन आपकी होती है डायडेक्टिक। उसके बाद कुछ और बची हैं, ठीक है, सारी टोन मैं आपको बता दूंगा, इसके बाद एक्चुअली आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि मुझे मेरे को ये टोन नहीं आती, क्या करें, है ना। फिर आती है आपकी एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी होती है अगेन आपका एम्स टू क्लैरिफाई और एक्सप्लेन समथिंग, यहाँ पर कोई एक मान लिया एक यहाँ पर बिल कोई पास हुआ था, अब उस बिल को लेकर के थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो गई है, तो वहाँ पर कोई मिनिस्टर की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से कोई आएगा, वो आर्टिकल लिखेगा, वो एक्सप्लेन करेगा, क्लैरिफाई करेगा, बोलेगा कि यहाँ पर ये जो कन्फ्यूज़न हो रहे हैं ये गलत है, राइट। फिर हो गया आपका इन्फॉर्मेटिव, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है विदाउट परसुएसन, है ना, आपको बस इन्फॉर्मेशन दी रही है, आपको बस यहाँ पर कन्विंस नहीं किया जा रहा है, ये परसुएट नहीं कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका कॉन्डेंसेंडिंग। कॉन्डेंसेंडिंग या फिर पैट्रोनाइजिंग। कॉन्डेंसेंडिंग का मतलब होता है टॉक्स डाउन टू द रीडर एज इफ सुपीरियर। यहाँ पर क्या होता है कि मतलब ऐसे लगता है कि जो ऑथर है ना बड़ा ही फ्लॉन्ट कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि बड़ा ही अपने आप को सुपीरियर समझता है और तुमको ना थोड़ा सा इन्फीरियर की तरह ट्रीट कर रहा है। तो ऐसी भी टोन हो सकती है, राइट, ऐसी भी टोन हो सकती है। मान लिया कोई एक सर्टेन ग्रुप से आता है, वो दूसरे ग्रुप के लिए लिखे, तो डेफिनेटली इसी टाइप से लिखेगा। फिर है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या है, यहाँ पर कंपैशन दिखाता है, अंडरस्टैंडिंग दिखाता है कि डेफिनेटली हम समझते हैं इन सब चीज़ों को। अभी मान लिया यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनके साथ में गलत हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे, हम समझते हैं, हम सिंपैथेटिक हैं इस सिचुएशन से। हुँ। फिर नेक्स्ट है आपका एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक जब होता है ये थोड़ा सा सिंपैथी से बढ़ के वर्ड होता है, जब आप इमोशनली कनेक्ट करते हो विद अदर्स फीलिंग्स। यहाँ पर आप ये भी जोड़ देते हो कि ऐसे ही मुझे भी ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ था, मैंने भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी थी, आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड, है ना, तो ये बातें हो गई। नेक्स्ट है मॉकिंग और डिराइजिव। मॉकिंग कहो या डिराइजिव कहो, मतलब ये होता है जब आप रिडिक्यूल करते हो किसी चीज़ को, किसी चीज़ का मजाक उड़ाते हो सिंपली, ठीक है, निगेटिव होता है, मॉक करते हो, डिराइज करते हो, डिराइजिव टोन होती है। नेक्स्ट है आपका असर्टिव। असर्टिव हो गया आपका कॉन्फिडेंट एंड फर्म इन प्रेजेंटिंग व्यूज। जब आप असर्ट होते हो, कहते हैं ना एसएसबी में आपको असर्टिव रहना है, मतलब आपको जो भी ओपिनियन, जो भी आपको अपने जो फैक्ट्स हैं प्रेजेंट करने हैं, यू हैव टू प्रेजेंट इन कॉन्फिडेंट एंड इन अ फर्म मैनर, राइट। फिर है आपका अपोलोजेटिक। अब एक नेताजी हैं, उन्होंने बड़ी ही गंदी सी बात बोल दी, ठीक है, पब्लिक में, उसके बाद काफ़ी उन्हें क्रिटिसिज्म मिला, उसके बाद वो जाके एक आर्टिकल लिखते हैं न्यूज़ में, ठीक है। अब वो अपना रिग्रेट एक्सप्रेस करते हैं और यहाँ पर माफ़ी मांगते हैं, फॉरगिवनेस मांगते हैं, ठीक है, ये हो गया। चलो, बस इतने ही, और राइट, ये आपका फॉर्मल हो गया। फॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल होता है जब आप सीरियस हो, ऑफिशियल हो और स्ट्रक्चर्ड हो, यहाँ पर कोई भी आप इधर उधर की बात नहीं करते हो, टू द पॉइंट, राइट। फिर आपका इनफॉर्मल या फिर कन्वर्सेशनल। ये देखो, ये आपका एक क्वेश्चन भी आया था ना सीडीएस में, आई बिलीव आया था, ठीक है, आपसे एग्जैक्टली यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया था, ठीक है, कि यहाँ पर इनफॉर्मल का क्या होता है, कन्वर्सेशनल होता है, राइट। यहाँ पर फ्रेंडली हो जाते हो आप, रिलैक्स रहते हो और पर्सनल रहते हो डेली लाइफ में, जैसे लोग व्लॉग बनाते हैं ना आजकल, उस टाइप से। अर्जेंट, अर्जेंट का मतलब है वही जब इमीडिएट एक्शन मांगते हो, कोई भी यहाँ पर कोई भी इन्वायरमेंटल कंसर्न है, क्लाइमेट एक्शन है, ठीक है, यहाँ पर आप आर्टिकल लिख रहे हो, आप बोल रहे हो कि यहाँ पर अर्जेंटली यहाँ पर एक्शन लेना ही पड़ेगा। फिर है डिटैच्ड।
डिटैच का मतलब है यू आर इमोशनली अनइन्वॉल्व, आपको कोई इमोशनली यहाँ पर लेना देना नहीं है, राइट। तो ये हो गई आपकी 40 टोन्स मैंने आपको बताई। आई होप यहाँ पर आपने पहली बात तो टोन समझी होंगी, दूसरा आपने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपनी वोकैबलरी को भी इन्हांस किया होगा। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पर काफ़ी इजी वर्ड्स हैं, इनमें आपने वोकैबलरी क्या ही यूज़ काफ़ी क्या ही सीखी। आपने अगर ध्यान दिया हो, सीडीएस और एनडीए में आजकल आपके सिंपल वर्ड्स ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन वहां पर वो कॉन्टेक्स्ट पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर वर्ड की एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए एक्चुअली ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो आपने अभी सीखा। चलो एक और हम कर लेते हैं अपना, एक चलो क्वेश्चन है आपका ऑथर स्टोन, राइट राइट। पॉलिटिकल डिबेट्स, ओके। Political debates now resemble performances more than discussions, where noise replaces reason and outrage substitutes for argument. यहाँ पर क्या है, सपोर्टिव है, ह्यूमरस है, क्रिटिकल है, न्यूट्रल है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो भी डिबेट्स होती हैं, उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। क्लियर? चलो, तो ये हो गए हमारे टोन्स। एक और पैसेज हम कर लेते हैं फॉर योर प्रैक्टिस, फिर हम द एंड करते हैं। तो अगेन आपको क्या करना है, मैंने जो मेथडोलॉजी आपको बताई, अब ये आपका जो पैसेज है, पहली बात तो बहुत बड़ा है, ठीक है, बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर मेथडोलॉजी जो मैंने बताई, आपको पहले पढ़ने हैं क्वेश्चंस। चलो फिर क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पहला है, वी वर एक्चुअली लिविंग ऑन द ओशियन इम्प्लाइज। We were actually living on the ocean implies they were homeless, they were on a large voyage into the Atlantic, they were without any source of income, they were fishing deep into the Atlantic. Okay, चलो ये बात हो गई। उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि द बर्ड्स ऑल सीम्ड टू लीग अप एट नाइट टाइम इम्प्लाइज क्या दिखाता है, लेफ्ट अलोन एट नाइट टाइम, आइसोलेटेड एट नाइट टाइम, गेट टुगेदर एट नाइट टाइम और स्टे इन ग्रुप्स एट नाइट टाइम। चलो देखते हैं। नेक्स्ट आपका है, व्हाट डिड द ऑथर राइट इन हिज लॉग। लॉग आपका वही व्लॉग ही होता है, ठीक है, एक टाइप से आपका ब्लॉग हो गया, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, वो बस लिख रहा है सिंपली, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर राइटिंग ही है, ठीक है, राइटिंग ही यहाँ पर बताई जा रही है हमें। नेक्स्ट है आपका, दे फेस्ड द वर्स्ट काइंड ऑफ फियर एवर एक्सपीरियंस्ड, दे वर एक्सलेंट इन बॉक्सिंग एंड पैराशूटिंग, दे फेस्ड द स्टॉर्म्स ब्रेवली, दे स्टार्व्ड फॉर फूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। They lost all hope of survival because they were it was freezing cold. It was there was no help coming to them. They were facing a severe sea storm. They were frightened by the whales and dolphins. Okay. Next आपका, we were overtaken by an enormous feeling of humility implies that they have lost faith in themselves. They were ready to accept help from the ships around them. ठीक है, वी वर ओवरटेकन बाय एन एनॉर्मस फीलिंग ऑफ ह्यूमिलिटी, ये क्या दिखाता है, हैव एक्सेप्टेड द स्ट्रेंथ एंड पावर ऑफ नेचर विद मॉडेस्टी। चलो अब हम पढ़ते हैं अपना पैसेज, ठीक है। अब हमने पढ़ना है पैसेज। चलो पैसेज को मैं जूम करता हूँ, जूम आउट करता हूँ, फिर देखते हैं। सो पहला है आपका, शुरू होता है, एज वी डिस्कस्ड फूड एंड सैंग एवरी सॉन्ग वी कुड रिमेंबर एंड टॉक्ड इंसिजेंटली। अब ये देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि ठीक है पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको मीनिंग, अदरवाइज आपको नहीं रुकना है कोई भी मीनिंग पढ़ते हुए, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी वर्ड इंसिजेंटली यूज हुआ है, इसका मतलब होता है आपका कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। जब आप बिना रुके कोई भी काम करते हो, देन यू कैन यूज द वर्ड इंसिजेंटली, राइट। Incidentally, we were slowly moving deeper into the Atlantic, and we got the feeling really that we belonged there, and that the ships that passed on the horizon were truly hurrying strangers. Right? अब यहाँ पर horizon क्या होता है? horizon आपका वो होता है, कहीं पर भी दूर खड़े होके देखना, ज़्यादातर ये समंदर में दिखता है हमें। हमें ऐसा लगता है कहीं पर एक टाइम एक जगह ऐसी है जहाँ पर ये आसमान और ये धरती जो है मिलती हुई दिखाई देती है, उसे हम बोलते हैं होराइजन, राइट। सो ओनली हरीइंग स्ट्रेंजर्स, ऐसा लगता है कि वो बस भाग रहे हैं जल्दी जल्दी। एंड वी वर एक्चुअली लिविंग ऑन द ओशियन, हमें ऐसा लगता है कि हम तो भाई जी रहे हैं यहाँ पर। हाँ, ये अलग ही मतलब यहाँ पर क्या है, अपना एग्जाम्पल अपना जो है मजे ले रहे हैं, है ना। सो इन्हें लगता है कि दे ही इज लिविंग देयर, है ना। एंड वी वर एक्चुअली लिविंग ऑन द ओशियन, वी डिस्कवर्ड दैट द बर्ड्स ऑल सीम्ड टू लीग अप एट नाइट टाइम, रेस्टिंग ऑन द वाटर बाय द हंड्रेड्स, राइट।
तो बाई द हंड्रेड्स मतलब हमें देखो एक क्वेश्चन हमें मिला था ना लीग अप वाला, इसको मार्क कर लेना। जैसे ही आपको कोई रिलेटेड फैक्ट मिल जाए उन्हें मार्क कर लो, है ना। व्हेन वी केम लुकिंग पोकिंग अलोंग, ठीक है, we seemed so much as part of the sea of the sea that the birds wouldn't move until we were about 5 yards away. Then they would flutter off, leaving feathers floating in the वाटर एंड सेटल अगेन अ फ्यू यार्ड्स अवे। मतलब ऐसा होता था, ये यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं ग्रुप में, ये जैसे ही पास में पहुँचते थे, ठीक है, बहुत जब क्लोज पहुँच जाते थे तब ये हटती थी, फिर आगे जाके बैठ जाती थी, फिर ये जब बहुत क्लोज पहुँचते थे तब ये हटती थी। मतलब यहाँ पर इनको डर ही नहीं लग रहा। और यहाँ पर जो फ्लटर का मतलब होता है व्हेन समथिंग फ्लाइज वेरी लाइटली, है ना, हल्के से जब उड़ते हैं, ठीक है, और फिर से जाके बैठ जाते हैं, है ना, हल्के से थोड़ा सा उड़ते हैं फिर जाके बैठ जाते हैं, आप समझ रहे हो ना, उसी टाइप से। नेक्स्ट है आपका द डॉल्फिन्स एंड पोर्पोइजेस। अब पोर्पोइजेस क्या होते हैं? पोर्पोइजेस आपके होते हैं जो स्मॉल मैमल्स होते हैं ना, सी वाले मैमल्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं। यहाँ पर स्मॉल सी मैमल्स होते हैं, ठीक है, would come up to sunset, move in among us, and the birds, they would come up very lazily under the birds, which would go up on their heels and flag their wings a bit, and then settle right down again. Two whales joined us on one evening and played ring around Rosie, so close to us that Chai could have reached out and ओर एंड टैप्ड वन। ठीक है, यहाँ पर इनका कोई एक बंदा है, वो जाके वहाँ पर मतलब इतना वो आके क्लोज इनके साथ बैठी हुई थी, मतलब इतना दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा फ्रेंडली वो फील कर रही है ना। काफ़ी यहाँ पर फ्रेंडली मूव हमें देखने को मिलता है। तो देखो, एक ये भी एक तरीका होता है। अब इसमें हो सकता है मुझे कुछ वर्ड्स की मीनिंग ना पता हो, आपको ना पता हो, लेकिन हम इसका सेंस समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक एक वर्ड के पीछे भागोगे ना, तो आप इसको समझ ही नहीं पाओगे, है ना। एक एक वर्ड की मीनिंग हमें नहीं देखनी है, हमें इस पैराग्राफ की सेंस समझनी है, इसकी जो पैराग्राफ है ना, इसकी हमें सेंस समझनी है, राइट। फिर क्या है, वी हैड कैलकुलेटेड दैट वी हैड जस्ट इनफ rations to make England, but the easterly winds caused an agonizing क्या होता है? Agonizing, आपकी agony एक वर्ड होता है ना, agonizing का मतलब होता है something which is extremely painful, right? चलो, एगोनाइजिंग रीअप्रेजल क्या होता है? रीअप्रेजल होता है आपका रिकंसिडरेशन, है ना, जब आपको फिर से कोई चीज़ यहाँ पर कंसिडर करने के लिए मजबूर करी जाए, है ना, तो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रिकंसिडरेशन हुआ, हमें फिर से चेक करना पड़ा, लेकिन वो काफ़ी पेनफुल था, है ना। ये चीज़ यहाँ पर ये कहना चाह रहा है ऑथर, राइट। इट वुड हैव एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रनिंग राइट डाउन, ओके, लाइक दैट, like that, but we felt we must not risk other people's lives by making them search for us. We decided to accept rations from the next ship that stopped. Was it a mature decision? हमने ऐसा सोचा किसी से भी हम राशन जो है ले लेंगे। So this was also the time when the strain of the voyage really began to tell on us. Strain क्या होती है? Strain होती है एक टाइप का मेंटल या फिर फिजिकल जब प्रेशर है ना, तो उससे हम बोल सकते हैं यहाँ पर इनके ऊपर एक प्रेशर इनको फील हो रहा है, राइट। उसके बाद में आई रोट इन माई लॉग। लॉग क्या है यहाँ पर? यहाँ पर इनका डेली रिटन रिकॉर्ड है, ठीक है, एक टाइप से क्या है यहाँ पर, डेली रिटन रिकॉर्ड है, ठीक है, तो उसमें ये लिख रहे हैं। क्लियर? आई हैव नोन फियर मैनी टाइम्स इन माई लाइफ एंड इंडीड आई हैव ऑफन striven striven to develop what a situation that provided fear in both boxing and parachuting। मतलब ये जो इंसान है इसने बॉक्सिंग भी करी है, पैराशूटिंग भी करी है। आई हैव नेवर नोन एनीथिंग लाइक दिस। मतलब ये वाला जो फियर है, ये भाई काफ़ी एकदम अलग है। आपका बॉक्सिंग हो पैराशूटिंग हो उससे बहुत अलग है ना, बहुत ही डिफिकल्ट है। एंड कैन नॉट बी ओवर टुमारो और फॉर मैनी टुमारोज, सम हाउ इट इज़ लाइक बींग रब्ड डाउन with sandpaper, है ना। And I honestly do not know how many storms there have been now, and each leaves us progressively weaker। हर एक storm हमें काफ़ी ज़्यादा weak कर रहा है। So tonight we lie and wait, nothing could save us if we get into difficulties, no ship could get off these
sees even if it arrived in time, we are completely in God's hand। यहाँ पर काफी होपलेस हो रहा है ना। आपको मीनिंग्स में नहीं जाना, आपको सेंस में जाना है, ठीक है। आपको बस सेंस में जाना। अब ये होपलेस हो रहा है। एट द मर्सी ऑफ द वेदर, मतलब ये है कि भैया दयावान, मतलब जो है आपका मौसम जैसा हो जाए, हम तो मौसम के ऊपर निर्भर करता है कि हम जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे, राइट। एंड ऑल नाइट द विंड स्क्रीम्स लाउडर एंड लाउडर and the sound of the sea grows. We talk of many things, the night train to Scotland, the many things we have done, and slowly we are overtaken by an enormous feeling of humility and a desire to return to try and live a better life। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम तो भाई नेचर के सामने हम हार मान रहे हैं ना, नेचर को यहाँ पर इन्होंने सुप्रीम मान लिया है। एंड द वेदर रीच्ड अ क्लाइमैक्स एट 300 and then declined rapidly। Thank goodness we could not see the sea। हाँ, यहाँ पर मतलब सी द सी मतलब डूबे नहीं, मरे नहीं, है ना, बच गए। तो ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे थे। अब आपको आंसर्स मिल चुके होंगे अगर आपने ध्यान से पढ़ा है अपने क्वेश्चंस को तो, है ना। चलो हम आंसर करते हैं, एक एक करके हम आंसर करते हैं। लेट अस सी। तो पहला आपका ऑप्शन है, पहला है वी वर एक्चुअली लिविंग ऑन द ओशियन। अब वी वर लिविंग एक्चुअली ऑन द ओशियन का मतलब क्या है कि दे वर होमलेस। होमलेस नहीं थे, ऐसा नहीं कि घर नहीं इनके पास। दे वर ऑन अ लार्ज वॉयज इनटू द अटलांटिक। क्या ये समझ में आ रहा है? डेफिनेटली, है ना। तो डेफिनेटली दे वर विदाउट एनी सोर्स ऑफ इनकम। दे वर फिशिंग डीप इनटू द अटलांटिक फॉर देन लिविंग, नहीं। सो दे वर ऑन अ लार्ज वॉयज। अब एक और चीज मैं बता दूं, भले ही आपको सही ऑप्शन मिल जाए, ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एग्जैक्ट सब्जेक्ट्स एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ द एग्जाम, ठीक है, कि यूपीएससी करा रहा है, एसएससी करा रहा है, या फिर आपका मतलब इंग्लिश का है, हिस्ट्री का है, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, ऑप्शंस भाई सारे पढ़ा करो। रीड ऑल द ऑप्शंस, ठीक है। भले ही आपको सही ऑप्शन मिल जाए फिर भी सारे ऑप्शंस पढ़ो, ठीक है। तो दे वर ऑन अ लार्ज वॉयज इनटू द ओशियन, ठीक है, ये यहाँ पर सही आंसर था हमारा। क्लियर है? ठीक है, होप क्लियर ही होगा। हम्म, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है द बर्ड्स ऑल सीम टू लीग अप एट नाइट टाइम। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यहाँ पर क्या था? इसका मतलब ये था, सिंपली लीग अप का मतलब होता है फॉर्म अ ग्रुप, है ना, फॉर्म अ ग्रुप। लीग अप का मतलब होता है, तो डेफिनेटली वो एक ग्रुप में रह रही थी। नेक्स्ट है व्हाट डिड द ऑथर राइट इन हिज लॉग। तो लॉग में वो क्या लिखता है कि दे फेस्ड द वर्स्ट काइंड ऑफ फियर एवर एक्सपीरियंस, दे वर एक्सेलेंट इन बॉक्सिंग एंड पैराशूटिंग, नहीं भाई। दे फेस्ड द स्टॉर्म्स ब्रेवली, दे स्टार्व फॉर फूड, नहीं, भूखे भी नहीं मरे थे। उसने डेफिनेटली यही लिखा है कि पैराशूटिंग और बॉक्सिंग में भी मैंने फियर को एक्सपीरियंस किया है, लेकिन भाई इसमें तो अलग ही चीज़ थी, है ना। ये तो बहुत ही डरावना था। फिर है दे लॉस्ट ऑल होप ऑफ सर्वाइवल बिकॉज इट वॉज फ्रीजिंग कोल्ड, देर वॉज नो हेल्प कमिंग टू देम, दे वर फेसिंग अ सीवियर सॉरी, समथिंग 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 इज हैपनिंग। चलो, मैं क्लास थोड़ी सी बची है, इसके बाद पानी पीता हूँ, ठीक है। सो क्या है यहाँ पर? सो क्यों ये अपनी होप जो है लूज कर देते हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई भी हेल्प नहीं आ रही थी, जो शिप्स हैं वो नहीं आ रही थी, ठीक है। आपने ध्यान से पढ़ा है, यू कैन डेफिनेटली सी इट। नेक्स्ट है आपका द लास्ट क्वेश्चन, वी वर ओवरटेकन बाय एन enormous फीलिंग ऑफ ह्यूमिलिटी implies दैट दे, क्या था? दे हैव लॉस्ट फेथ इन themselves, दे वर रेडी टू एक्सेप्ट help from the ships around them, needed equipment and food to survive, or have accepted the strength and power of the nature। ये यही तो है, नेचर के सामने इन्होंने हार मान ली थी। इन्होंने बोला कि भाई नेचर जो है सुप्रीम है ना, स्ट्रेंथ और पावर को हम डेफिनेटली एक्सेप्ट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। क्लियर? चलो, तो इस तरीके से आपने करना है कॉम्प्रिहेंशन। जो मैंने आपको सबसे दो तीन चीजें मैं आपको फिर से बताऊंगा क्या करनी है। आपने आपने सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन को ही पढ़ना है। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यू हैव टू रीड एक्चुअली क्वेश्चंस, है ना। आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, क्वेश्चंस को आपने पढ़ना है पहले, एंड देन यू हैव टू रीड पैसेज, ठीक है, देन यू हैव टू रीड पैसेज। फिर आपने फिर से एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है, और वहां पर जो भी चीज़ें आपको याद रह जाए, पैसेज को पढ़ते टाइम अंडरलाइन करते रहना। दैट वुड बी डेफिनेटली वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। तो ये चीज़ डेफिनेटली आपको करनी है, और साथ में जो टोन है, जो भी टोन है,
यहाँ पर रो रहा है, हंस रहा है, क्या कर रहा है, वो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? और आपको क्या नहीं करना है, आपको ओवर थिंक बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, जो आपको दिखे पैसे से मार्क करो। दूसरा, अपना खुद का जो ज्ञान है वो नहीं लगाना है, ज्ञान यहाँ पर नहीं चलता है, नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पर बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है, कई बार देखो कुछ ऑथर्स होते हैं बड़ी ही गलत बात लिख देते हैं और वही चीज़ आपसे पूछी गई, आप इमोशनल हो जाते हो, यार ये कैसे, ठीक है, ये कैसे कोई लिख सकता है। ये सब नहीं करना, आपको एग्जाम अपना क्लियर करना है। ठीक है, और यहाँ पर ज्ञान जिसे आप कहते हैं पर्सनल नॉलेज, वो नहीं लगानी है। क्लियर? चलो, तो ये था आपका कंप्लीट कॉम्प्रहेंशन। आई होप इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। यूटिलाइज करना इन सारी चीज़ों को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।